बोलिए। आए 2.6। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2.6 एनसीईआरटी का देख रहे हैं हम लोग, अभ्यास का है ये। देखा जाए क्या कह रहा है ये हम लोग को। देखा जाए यहाँ पर एक बर्तन है, उस बर्तन में आपका Na2CO3 है। और NaCO3 है। ध्यान से देखिए, हम लोग कह रहा है कि यहाँ पे एक बर्तन है, उस बर्तन में आपको Na2CO3 दिया हुआ और NaCO3 दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण का भार दिया हुआ है। मिश्रण का भार दिया हुआ है 1 ग्राम, ठीक है। अब हम लोग को देखा जाए तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि माना कि Na2CO3 का भार देखा जाए, माना कि Na2CO3 का भार बराबर हम मान लिए x ग्राम। तो इसलिए NaHCO3 का जो भार होगा 1 - x ग्राम मान सकते हैं। नहीं, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए, ध्यान रखना है। तो x + 1 - x जोड़िएगा, नहीं तो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो एक बर्तन है जिसमें Na2CO3 और NaCO3 है, मिश्रण का भार 1 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम क्या किए कि Na2CO3 का भार x ग्राम मान लिए और NaCO3 का भार 1 - x ग्राम मान लिए, ठीक है। ध्यान देखिए, दूसरा बात हम लोग को ध्यान रखना है, यहां से हम चाहते हैं Na2CO3 का मोल निकालना। तो हम यहां से अब निकालना चाहते हैं Na2CO3 का मोल। तो मोल का फॉर्मूला होता है दिया हुआ भार बटा अनुभार। तो इसका दिया हुआ भार x है और Na2CO3 का अनुभार 106 आएगा। नहीं तो यहां पर आप इसको कर सकते हो x बटा 106, ठीक है। सेम एज आप NaCO3 का भार निकाल सकते हैं। NaCO3 का मोल, तो उसका दिया हुआ भार 1 - x और इसका भार 84। नहीं तो 1 - x डिवाइडेड बाई 84, ये हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न में कह रहा है कि Na2CO3 का मोल और NaCO3 का मोल बराबर है। नहीं तो हम यहां ले रहे हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि दोनों का मोल बराबर है। नहीं, प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि Na2CO3 का मोल बराबर है NaHCO3 का मोल। दोनों का मोल क्या है? बराबर है। चलो, तो इसका मोल तो आप निकाल चुके हो, x बटा 106 बराबर इसका मोल का वैल्यू 1 - x बटा 84। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा 106 - 106x बराबर 84x। x वाले को एक तरफ भेज दो तो 106 बराबर 106 और 84 जुड़ जाएगा 190x आ जाएगा।
यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा 106 बटा 190। इतना में दिक्कत है नहीं? तो यहां से हम लोग को देखा जाए तो x का वैल्यू आ गया 106 बटा 190। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि हम लोग का एक बर्तन है जिसमें Na2CO3 और NaCO3 है, मिश्रण का भार 1 ग्राम दिया है। तो हम लोग हम लोग क्या किए, Na2CO3 का भार x ग्राम मान लिए, NaCO3 का भार 1 - x ग्राम मान लिए। दोनों को जोड़कर 1 आना चाहिए, जोड़ के देख लीजिए, x कट जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब हम Na2CO3 का मोल निकाले तो मोल का फॉर्मूला दिया हुआ भार बटा अनुभार, तो x बटा 106। NaCO3 का मोल निकाले तो दिया हुआ भार 1 - x और इसका अनुभार निकालिएगा, सबका परमाणु भार जोड़ के, तो कितना आ गया 84। प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों का मोल क्या है, बराबर है, यानी Na2CO3 का मोल और NaCO3 का मोल बराबर है। दोनों को सॉल्व किए, x का वैल्यू आ गया 106 बटा 190। इतना में दिक्कत किसी को भी? चलिए अब दूसरे पॉइंट पे आप आ जाइए। यहाँ पर तो देखो, तो हम लोगों को यहां से अगर देखें तो Na2CO3 के मोल का फॉर्मूला क्या आया है, x बटा 106। चलो हम लोग अभी देखें यहां पर कि Na2CO3 का मोल हमको आया है x बटा 106 आया है, यही ना आया है? अच्छा, x का वैल्यू अभी निकाले हैं ना, 106 बटा 190। आप x का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं, मान लीजिए इसको हम लोग एक अलग यहाँ पे रख लिए हैं। x का वैल्यू हम लोग का पहले से निकल चुका है 106 बटा 190। अब इस x के मान को यहाँ पुट कर देते हैं, ध्यान रखना है। तो क्या होगा, यहां से अगर पुट करें तो x का मान 106 और बट्टा में 190 और गुना में 106 करें, यहां से कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1 बटा 190 मोल। बोलो इतना में दिक्कत है? कर सकते हैं। अब Na2CO3 का मोल निकल गया, अब हमको निकालना है NaCO3 का मोल। तो इसका मोल कितना होगा, एक बटा 190 मोल। आगे प्रश्न में बोला है कि दोनों का मोल क्या है, बराबर है। तो एक का मोल निकल गया तो दोनों का मोल निकल गया, ध्यान रखना है, ध्यान। तो यहां से हम लोग को NaCO3 का मोल भी आ गया 1 बटा 190 मोल, और NaCO3 का भी मोल आ गया 1 बटा 190 मोल। इतना में दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं ना? चलिए, यानी कि आपका जो यहाँ पे बर्तन आया, नहीं, इस बर्तन में हम लोग को आ गया 1 बटा 190 मोल Na2CO3 आया, और 1 बटा 190 मोल NaHCO3 आ गया। इतना में दिक्कत? ठीक है, अब बोल रहा है कि इस बर्तन में ऊपर से HCl डाला गया। क्या डाला गया? HCl। अब ये जो HCl है वो Na2CO3 के साथ पूर्ण अभिक्रिया करेगा और NaCO3 के साथ भी पूर्ण अभिक्रिया करेगा। नहीं तो बताइए कि HCl का कितना आप डालिएगा कि इससे भी अभिक्रिया पूरा पूरा कर ले और इससे भी अभिक्रिया पूरा पूरा कर ले, तो कितना HCl डाला जाएगा? पहला सवाल ये है। नहीं तो चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले Na2CO3 और HCl का रिएक्शन लिखते हैं, ध्यान रखना है। देखो तो यहां से हम रिएक्शन लिख रहे हैं Na2CO3 प्लस HCl। Na2CO3 को क्या पढ़ते हैं जी? सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट तो पढ़ते हैं जब HCO3 रहता है। नहीं, ये क्या है? कार्बोनेट CO3। तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। इसको जब तोड़िएगा तो ये टूटेगा ऐसे, 2Na प्लस और CO3 पर 2 माइनस। HCl को तोड़िएगा H प्लस Cl माइनस। दिक्कत है? इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो सोडियम और क्लोरीन रिएक्शन करके क्या बनाता है? NaCl प्लस। यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे कार्बोनेट है, इसका वैलेंसी 1 है, देखो एगो प्लस है
आई इस पर दो गो माइनस है तो इसका वैलेंसी 2 है, तो इसका वैलेंसी जाएगा इसके ऊपर और इसका वैलेंसी इसके ऊपर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा। नहीं, ऐसे ये टूट जाता है फिर H2O प्लस CO2 में, लेकिन हमको क्या मतलब है, इतना ही रहने देते हैं। चलिए, तो Na2CO3 HCl के साथ रिएक्शन किया और बना दिया NaCl और H2CO3, इतना में दिक्कत? ठीक है। अब ध्यान दो, रिएक्शन को बैलेंस कर लो। यहां पर सोडियम कय गो है और यहां पर सोडियम कय गो है, तो यहाँ 2 लगा दिए। अब इसमें 2 लगाने से सोडियम 2 गो हो गया, क्लोरीन भी कय गो हो गया, 2 गो, क्योंकि ये 2 सोडियम से भी गुना होगा, क्लोरीन से भी गुना होगा। इधर क्लोरीन 1 है, 2 लगा दिए। नहीं, अब अगर देखें तो बैलेंस हो गया, सोडियम 2, सोडियम 2, CO3 एगो है, CO3 एगो है, हाइड्रोजन 2 गो इधर, हाइड्रोजन 2 गो इधर, क्लोरीन भी इधर 2 गो, क्लोरीन भी इधर 2 गो, बैलेंस है। चलिए, अब इसको पढ़ते हैं, ध्यान रखो। ये जो Na2CO3 है इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हम पढ़ेंगे 1, यानी ये 1 है, तो इसको हम पढ़ते हैं 1 मोल। क्या पढ़ते हैं इसको? 1 मोल। इसके HCl के आगे क्या लगा हुआ है? 2, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 2 मोल। तो रिएक्शन को पढ़ने का तरीका होता है, कि 1 मोल Na2CO3 को पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए 2 मोल HCl चाहिए। नहीं, तो उसी बात को हम यहाँ लिखेंगे। यहां से हम लोग को बोला गया कि 1 मोल Na2CO3 को पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए, 2 मोल HCl चाहिए। बोलिए, दिक्कत है? ठीक है, तो इसलिए आपके पास Na2CO3 है कितना? 1/190 मोल। तो 1/190 मोल Na2CO3 को पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए हम लोग कितना चाहिए? तो 2 गुना 1/190, इतना मोल HCl चाहिए। बोलिए, दिक्कत है? तो यहां से ये समझ में आ गया कि अच्छा, HCl को डालना है और HCl इससे कंप्लीट रिएक्शन करेगा, तो इससे पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए, इससे पूर्ण अभिक्रिया 1/190 मोल Na2CO3 से पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए HCl कितना मोल चाहिए? तो 2/190 मोल। कितना चाहिए? 2/190 मोल हम लोगों को क्या चाहिए? HCl। नहीं, तो इसका काम तो खत्म हो गया। नहीं, अब HCl का रिएक्शन इससे करना होगा। नहीं, तो उससे देखते हैं कितना हम लोग को चाहिए, देखा जाए। अब हमारे पास बर्तन में है NaHCO3 और प्लस में है HCl, देखा जाए। इन दोनों के बीच अगर रिएक्शन करें तो तोड़ते हैं पहले, ये टूटेगा आपका Na प्लस HCO3 माइनस, HCl टूटेगा H प्लस Cl माइनस। आप जानते हैं कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस साथ, तो Na और Cl मिल क्या बनाएगा? प्लस इसका H और यहां पर एक और H है, तो H और H में क्या लगेगा? H2 और CO3 बनेगा। दिक्कत है? अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखना है कि रिएक्शन हमारा बैलेंस है कि नहीं है। नहीं, तो ये रिएक्शन आपका पहले से ही बैलेंस है, सोडियम 1, सोडियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, CO3 एगो है, इधर भी CO3 एगो है, हाइड्रोजन 2 गो है, तो इधर भी हाइड्रोजन 1 यहाँ और 1 यहाँ, 2 है, तो रिएक्शन आपका बैलेंस है। चलो, अब जब बैलेंस हो तभी पढ़ना है, नहीं बिना बैलेंस किए मत पढ़ना शुरू कीजिए कि 1 मोल कितना चाहिए। बैलेंस है, अब हम पढ़ेंगे। इसके आगे कोएफिशिएंट 1 है तो इसको पढ़ेंगे 1 मोल, इसके आगे कोएफिशिएंट 1 है तो इसको भी पढ़ेंगे 1 मोल। अच्छा, तो इसको तो पढ़ने से सीधे मालूम चल रहा है नहीं कि 1 मोल NaHCO3 को पूर्ण अभिक्रिया के लिए
पूर्ण अभिक्रिया के लिए 1 मोल HCl चाहिए। लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान रखना है। तो इसलिए आपके पास NaSO3 है कितना? 1/190 मोल NaSO3 को पूर्ण अभिक्रिया के लिए 1/190 मोल HCl चाहिए। नहीं, 1 मोल को 1 मोल चाहिए तो 1/190 मोल को 1/190 मोल चाहिए। दिक्कत है? नहीं। चलिए, तो यहां से हम लोग को समझ में ये आ गया। यहां से अगर देखें हम लोग, तो हम लोग को ये समझ में आया कि हमारा जो बर्तन था, इस बर्तन में 1/190 मोल Na2CO3 था और 1/190 मोल NaCO3 था ना? इसके लिए HCl चाहिए 2/190 मोल HCl चाहिए इसके लिए पूर्ण अभिक्रिया के लिए, और इसके लिए 1/190 मोल ही चाहिए HCl पूर्ण अभिक्रिया के लिए। चाहिए? दिक्कत है? नहीं। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि टोटल मोल ऑफ HCl, यानी टोटल HCl चाहिए। तो टोटल HCl चाहिए का मतलब हुआ 2/190 प्लस 1/190 जोड़ देंगे, आ जाएगा 3/190 मोल HCl। इतना में दिक्कत है किसी को? अब ये बोल रहा है क्या कि HCl है क्या? एसिड नहीं। और Na2CO3, हम लोग का NaSO3, ये सब सॉल्ट हैं। ध्यान रखना है। नहीं, या बेस का भी ये लोग काम करते हैं क्योंकि नमक के हैं, सॉरी मेटल के हैं। ध्यान रखना है, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हैलाइड्स। ध्यान रखना है। तो होता क्या है इसमें, ध्यान रखना है कि कभी भी एसिड को किसी भी बेस में डायरेक्टली नहीं डाला जाता है, क्योंकि एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है ये फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होता है? फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। और जो रिएक्शन फास्ट होते हैं वो विस्फोटक होते हैं, यानी उनमें विस्फोट उत्पन्न होने की संभावना होती है। ध्यान रखना है। नहीं, जैसे मान लो पेट्रोल ले लो और पेट्रोल को माचिस का तीली जला दो और मार दो। नहीं, अब बगल में देखते रहो जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ऐसे चेहरा लगा के। नहीं, तो क्या होगा? चेहरा उजला ही काला? लाल हो जाएगा। सही है। ना उजला होगा ना काला होगा, लाल हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो जो भी वेरी फास्ट रिएक्शन होता है वो एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक होता है, इसलिए वेरी फास्ट रिएक्शन जो है बचाए करना चाहिए, दूरी से करना चाहिए। ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये बोल रहा है क्या कि जो HCl आप डालिएगा इसको डायरेक्ट मत डालिए, इसको पानी में मिलाकर डालिए। नहीं, तो कितने पानी में मिलाकर डालिएगा ये पूछ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? कितने पानी में मिलाकर इसको डालिएगा ये पूछ रहा है। कितना HCl चाहिए वो तो मालूम चल गया कि 3/190 मोल चाहिए। अब इस 3/190 मोल HCl को कितना पानी में डालकर नहीं आप इसमें डालिएगा कि पूर्ण अभिक्रिया हो जाए। ठीक है। तो हम लोग को इसके लिए हिंट दिया। नहीं, क्या दिया हुआ है पढ़ते? यहां से देखें अगर, तो HCl का मोलरिटी दिया हुआ है 0.1 m। नहीं, चलो भाई, क्या दिया हुआ है? मोलरिटी ऑफ HCl। हम लोग को यहां से दिया हुआ है HCl की मोलरता। वो दिया हुआ है आपको 0.1। इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। चलिए ध्यान समझिए। इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर विलियन में 0.1 मोल HCl प्रेजेंट है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 मोल HCl के लिए 1 लीटर विलियन चाहिए। नहीं, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लिखते, इसको पढ़ने से मालूम चला कि 0.1 मोल HCl के लिए 1 लीटर, या उसी को लिखें 1000 मिलीलीटर विलियन चाहिए।
तो 0.1 मोल HCl के लिए 1000 मिलीलीटर चाहिए, तो इसलिए 1 मोल HCl के लिए कितना चाहिए? तो 1000 अब बट्टा में 0.1, इतना मिलीलीटर विलियन चाहिए। तो इसलिए आपके पास HCl है कितना? 3/190 मोल HCl के लिए कितना चाहिए भाई? तो 1000 डिवाइडेड बाई 0.1 गुना 3/190 मिलीलीटर विलियन चाहिए। मेरी बात समझ में आई? नहीं, अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, ध्यान रखना है। यही आपका क्वेश्चन था 2.6 का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को सिंपली बताया कि आपका 1 ग्राम का मिक्सचर था Na2CO3 और NaCO3। तो 1 ग्राम मिक्सचर में हम एक को x मान लिए, एक को 1 - x मान लिए। फिर क्वेश्चन में बोला कि दोनों का मोल बराबर है, तो इसलिए हम Na2CO3 का मोल निकाल दिए x/106 और NaCO3 का ही मोल निकाल दिए 1 - x/106। दोनों को बराबर कर दिए क्योंकि दोनों का मोल बराबर था। जब बराबर किए तो x का मान निकल गया, x का मान निकल गया 106/190। नहीं, तो x का मान निकला। अब हम जब Na2CO3 का मोल निकाले x का मान रख के, तो वो आ गया 1/190। जब Na2CO3 का मोल 1/190 आ गया तो कंफर्म है कि NaCO3 का मोल भी कितना आएगा? 1/190। तो इस तरह से दोनों का मोल निकल गया। नहीं, अब क्वेश्चन में इतना ही नहीं था, क्वेश्चन ने बोला कि नहीं अब HCl डालिए, और HCl इन दोनों से कंप्लीट रिएक्शन करेगा, तो कितना HCl चाहिए? तो जब हम HCl को डाले तो हमको ये मालूम चला, अच्छा Na2CO3 से रिएक्शन करने के लिए 2/190 मोल HCl चाहिए। नहीं, और NaCO3 से कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए 1/190 मोल HCl चाहिए। टोटल HCl कितना चाहिए? तो 3/190 मोल चाहिए। नहीं, लेकिन बोल रहा है कि HCl को डायरेक्ट डालना गलत है, बिलियन में मिलाकर डालना है। उसके लिए मोलारता का मान दे दिया 0.1 मोल पर लीटर। तो इससे ये मालूम चल गया कि भाई 0.1 मोल HCl के लिए 1 लीटर विलियन चाहिए, यानी 1000 मिलीलीटर विलियन चाहिए। तो इसलिए 3/190 मोल के लिए कितना चाहिए निकल जाएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए, और कोई क्वेश्चन पूछना है? आए 2.8। देखा जाए 2.8 में बोल रहा है कि 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल चलिए, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर, नहीं जल का भार दिया है, चलिए भाई 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल और तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहीन मिश्रण बनाया गया। विलयन की मोलालता की गणना कीजिए। ये बोल रहा है विलयन का आपको मोलालता बताना है कि मोलालता कितना होगा। यदि विलयन का घनत्व डेंसिटी दिया हुआ है, विलयन का डेंसिटी दिया हुआ है 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर, तो विलयन की मोलारता भी ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है। नहीं, तो ध्यान रखना है, हम लोग इसको बना सकते हैं आसानी से। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखें अगर, तो 200 ग्राम जल दिया है, तो ये हमारा क्या है? विलायक। और एथिलीन ग्लाइकॉल दिया हुआ है 222.6 ग्राम, तो ये आपका क्या है?
विलय। ध्यान रखना है, ये दोनों लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और ये भी क्या है, लिक्विड है। नहीं तो लिक्विड जब रहता है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, मोल निकालना होता है। नहीं तो 200/18 करके देख लीजिएगा, 200/18 तो ये जल का मोल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 222.6, और बट्टा एथिलीन ग्लाइकॉल का मास कितना आ रहा है, इसका मास निकालिए कितना आ रहा है, 60-62 कितना आ रहा है, 17 दूना 34, ये हो गया 16 दूना 34, और ये 12 दूना 24, और 24 और 4 28, 8 4 12, 3 2 5 1 6, वही 62, मेरे दिमाग में था कुछ 60-62 आएगा। नहीं तो यहां से क्या हो जाएगा 62। तो आप जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका मोल क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और इसका मोल क्या आएगा, कम आ जाएगा। बस में आ रहा है, क्योंकि दोनों लिक्विड है, आपका वाटर भी लिक्विड है और एथिलीन ग्लाइकॉल भी क्या है, लिक्विड है। तो दोनों का स्टेट जब सेम रहता है तो मात्रा ही डिसाइड करता है कि कौन विलायक होगा और कौन विलय होगा। ठीक है, चलो तो यहां से आपको मालूम चल गया कि आपका जल जो है वो क्या है, विलायक, और एथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो क्या है, विलय। ठीक है, अब हमको मोलालता निकालना है। तो मोलालता के लिए एक फॉर्मूला बताया गया था, A गुना 1000 बटा W गुना B, ये फॉर्मूला बताया गया है। तो अगर हम लोग मोलालता लिखते हैं तो A का मतलब होता है विलय का भार ग्राम में, तो विलय का भार ग्राम में कितना है, 222.6, गुना में कितना 1000, डिवाइडेड बाई W मतलब विलय का अनुभार, तो विलय का अनुभार कितना आया है 62, तो यहाँ पे 62 रखेंगे, और गुना में कितना करेंगे 200, विलायक का भार, तो यहां से मोलरता नहीं निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नहीं, अब आता है मोलारता निकालने के लिए, तो मोलारता के लिए डेंसिटी दिया हुआ है, नहीं क्या दिया हुआ है, डेंसिटी। चलो तो हमको ध्यान रखना है कि ये विलियन का घनत्व दिया हुआ है, और मोलारता के लिए हमको विलियन का आयतन चाहिए। नहीं तो हमको सबसे पहले विलियन का क्या निकालना पड़ेगा, भार, विलियन का भार निकालेंगे। नहीं तो 222.6 और 200 ग्राम, तो इसको जोड़कर विलियन का भार निकाल सकते हैं। तो यहां से आप निकाल दीजिएगा पहले विलियन का भार, जो कि आपको हो जाएगा 200 और प्लस 222.6, जिसको सॉल्व कितना आएगा 422.6 ग्राम। अब विलियन का डेंसिटी दिया हुआ है, नहीं तो हम यहां से विलियन का आयतन निकाल सकते हैं। विलियन का आयतन निकाल लेते, तो विलियन का आयतन का मतलब हो गया मास बट्टा में कितना डेंसिटी, तो मास कितना आया है 422.6 डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितना है 1.072, तो 1.1 लगभग मान लीजिएगा। नहीं तो यहां से आपको मिलीलीटर में आ जाएगा। दिक्कत है, इतना में किसको परेशानी है, चलिए अब आगे आ जाइए। देखा जाए, अब यहां से हम लोग ध्यान दें तो हमको मोलारता निकालना है, तो मोलारता के लिए फॉर्मूला है A गुना 1000 बटा W गुना V मिलीलीटर में। तो मोलारता बराबर A का मतलब विलय का भार ग्राम में, तो विलय कौन है 222.6 गुना 1000 बट्टा में W का मतलब 62, और वॉल्यूम आप निकाले हैं 422.6 गुना 1.1, ऊपर भेज दिए उसको। नहीं तो इसको सॉल्व करके हम लोग मोलारिटी निकाल सकते हैं। ये परसेंटेज W/W है ही नहीं ना, परसेंटेज W/W होता है और डेंसिटी दिया रहे तब वो फॉर्मूला लगता है 10 × A/D, क्योंकि नीचे ऊपर का 1000 और नीचे का 100, दो शून्य कट के 10 बच जाता है ऊपर। नहीं तो यहाँ परसेंटेज W/W थोड़े ना है, गलत हो जाएगा। इतना में दिक्कत है किसी को, कि समझ में आया बेवकूफ सब, अभी नहीं खाली सर बना रहे हो। नहीं
बस मजा आ रहा है, ठीक लग रहा है सर। चलिए, और कोई क्वेश्चन है? अभी आगे नहीं बनाए। चलिए, हाँ बोलिए। क्वेश्चन बनाइए। बिलियन चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आएगा। ये बात हम हर क्लास में बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इससे दो न्यूमेरिकल आपका फिक्स रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में। बस मेरा फिक्स है कि आना ही आना है। देखिए, 28 नंबर में क्या बोल रहा है? 6.5 ग्राम एस्प्रीन दिया हुआ है। चलिए, और 450 ग्राम हम लोग को दिया हुआ है एसीटोनाइट्राइल। चलिए, घोला जाए तो एस्प्रीन का एसीटोनाइट्राइल में भार पता कर दीजिए, तो इजी सवाल है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 450 और 6, 456, 5 ग्राम, ये विलियन का भार आ गया। नहीं, अब इसमें द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है। नहीं, तो एस्प्रीन का पूछ रहा है परसेंटेज W/W। तो 6.5 बटा, नहीं है, एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन भारी नहीं है। कोई कोई एक का दुका बस भारी है। नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आसान ही है, केमिस्ट्री ही आसान होता है, ध्यान रखिएगा। ये दिमाग से कॉन्सेप्ट ही निकाल दीजिए, केमिस्ट्री भारी होता है। आप पढ़ते नहीं हैं इसलिए भारी है, रेगुलर क्लास नहीं करते हैं इसलिए भारी है। रेगुलर क्लास कीजिए, रेगुलर होमवर्क बनाइए, आपको एकदम आसान लगेगा, ऐसे कुछ है ही नहीं। चलिए, दिक्कत है? बोलिए सर, और कोई क्वेश्चन है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग डाइपोल मोमेंट वाले टॉपिक पूरा पढ़ लिए थे। नोट्स तो चलिए गया था, पढ़ लिए होते, कुछ करना तो है नहीं उसमें। चलिए ध्यान दिया जाए, हम लोग पिछले क्लास में डाइपोल मोमेंट यानी कि द्विध्रुवीय आघूर्ण के बारे में पढ़ा रहे थे। तो हम उसमें बताए थे कि जो डाइपोल मोमेंट है उसको म्यू से दर्शाते हैं। डाइपोल मोमेंट जो है ये मॉलिक्यूल किसी भी अणु की ध्रुवता की जानकारी देता है, यानी पोलरिटी की जानकारी देता है। ये बताता है कौन सा अणु पोलर है और कौन सा अणु नॉन पोलर है। यदि म्यू का मान 0 हो
तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। यदि म्यू का मान 0 नहीं हो, नहीं, तो वैसा मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर होता है। ये बताया गया था, रोज का रोज रिवाइज कीजिए, बात समझ में आ रहा है ना, नहीं तो धीरे धीरे कमजोर होते जाइएगा। तो हम लोग ये बताए थे कि आपका A2 टाइप जो मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा नॉन पोलर होता है, क्योंकि उसके म्यू का मान 0 आता है, ये बताए थे। इसके अलावा बताए थे कि कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों, कोई और उसमें उपस्थित नहीं हो, तो सामान्यतः वैसा अणु भी क्या होता है, नॉन पोलर होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युतनात्मकता सेम होती है। जब दोनों के विद्युतनात्मकता का अंतर निकालते हैं तो Q का मान 0 आता है। Q का मान 0 आएगा तो म्यू का मान भी 0 आएगा। नहीं, बड़ा सेटिंग खाता है, Q का मान 0 तो म्यू का मान भी 0। नहीं, चलिए देखा जाए। अब यहां से अगला दिया हुआ है बहुपरमाणविक अणुओं के केस में। अब ये देखिए, ये बहुपरमाणविक लिखा हुआ है, तो बहु का मतलब बहुत, अब परमाणविक का मतलब परमाणु, यानी ऐसा अणु जिसमें बहुत सारे परमाणु हो, ध्यान रखना है। नहीं, वैसा अणु जिसमें एक से ज्यादा परमाणु उपस्थित हो, क्या कहते हैं, बहुपरमाणविक। ठीक है, तो इस बहुपरमाणविक में भी थोड़ा ध्यान रखना है। हम ऐसे बहुपरमाणविक की बात कर रहे हैं जिसमें केंद्रीय परमाणु 1 होता है, जिसमें केंद्रीय परमाणु कितना होता है, 1। ध्यान रखना है, ये बहुपरमाणविक ऐसे ब्लैक देखा जाए। बहुपरमाणविक का मतलब यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु केंद्रीय परमाणु 1 हो, ध्यान रखना है। जैसे CH4 केंद्रीय परमाणु 1, CCl4 केंद्रीय परमाणु 1, कार्बन। नहीं, केंद्रीय परमाणु कौन होता है, जिसकी संख्या कम होती है, ध्यान रखना है, सामान्यतः। ठीक है, या जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा होती है, ध्यान रखना है। यहां पर समझने की कोशिश करो। अब हम लोग को बोल रहा है कि यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर शून्य हो, यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर क्या हो, शून्य हो, तथा उस केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित सभी परमाणु समान हो। नहीं, पहला कॉन्सेप्ट यह है कि लोन पेयर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तथा सभी परमाणु क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी अणु दिया रहे, उस अणु में जो केंद्रीय परमाणु है, उस केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर 0 होना चाहिए। नहीं, और उस केंद्रीय परमाणु पर सभी परमाणु समान होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो वैसे अणु के लिए सामान्यतः म्यू का मान 0 होता है, ध्यान रखना है। तो ऐसे अणु के लिए म्यू का मान क्या होगा, 0 होता है। अर्थात ऐसे अणु भी नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। चलो, अब जैसे हम लोग को समझना है, हम लोग यहां पर ले रहे हैं CO2, तो पहले देखो कि CO2 में केंद्रीय परमाणु कौन है, कार्बन। CO2 में केंद्रीय परमाणु कौन है, कार्बन, क्योंकि कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 2। तो जिसकी संख्या कम होती है वो केंद्रीय परमाणु होता है। तो कार्बन 1 है तो ये केंद्रीय परमाणु हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं, तो CO2 में आपका कार्बन हो गया केंद्रीय परमाणु। अब कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो, अगर हम CO2 का फोटो बनाए तो C, इसके अगल बगल में 2 ऑक्सीजन, केंद्रीय परमाणु को बीच में रखते हैं, नाम है केंद्रीय परमाणु, तो बीच में रखिए केंद्र में। नहीं, अब बाकी जो बच गए उसके अगल बगल सजा दीजिए, सजा दिए। नहीं, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, ये ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बना दिया, ध्यान रखना है। अब ये जो केंद्रीय परमाणु है कार्बन, इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो तो 4 इलेक्ट्रॉन में से चारों का यूज करके यहाँ बॉन्ड बना लिया कि नहीं बना लिया, बना लिया, ध्यान रखना है। ये चारों का यूज कर गया, मेरी बात में आ रहा है। तो कोई भी परमाणु के बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो सबका यूज कर गया, जैसे कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, चारों का यूज कर गया, तो इसके पास लोन पेयर 0। लोन पेयर का मतलब निर्जन जोड़ी, नहीं, या एकाकी इलेक्ट्रॉन भी उसको बोलते हैं हम लोग,
ध्यान रखना है। तो इसके पास लोन पेयर की संख्या क्या होगी? 0। क्यों 0 बोल रहे हैं? क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन जो इसके बाहरी कक्ष में था उसका यूज कर गया। अब जैसे 4 इलेक्ट्रॉन था कार्बन के पास, और दुए को यूज करता नहीं तो 2 को बच जाता नहीं, तो जो बच जाता इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग कहते हैं कि अच्छा इसके पास लोन पेयर है नहीं, लेकिन इसके पास 4 है, चारों का यूज कर गया। तो चारों का यूज कर गया तो इसके पास, इस कार्बन के पास लोन पेयर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक। और इस कार्बन के पास जो दोनों एटम हैं वो दोनों सेम है कि अलग अलग हैं? दोनों सेम है नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि जो CO2 एक ऐसा अणु है जिसके लिए लोन पेयर 0 और केंद्रीय परमाणु पर दोनों परमाणु सेम, तो CO2 के लिए म्यू का मान क्या आएगा? 0। और CO2 कैसा अणु होगा? नॉन पोलर अणु होगा। बोले दिक्कत है? तो ये आपको पहचानने आना चाहिए। चलो PCl5 दिया हुआ है, तो फास्फोरस के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना है। नहीं, अब ये PCl5 बनाया है तो P Cl 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 और Cl, देख लो पांचों क्लोरीन जुड़ गया। तो फास्फोरस को तुम ध्यान से देखो तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है और पांचों का यूज कर गया कि नहीं कर गया? पांचों का यूज कर गया, तो इसके पास लोन पेयर कितना? 0। और फास्फोरस पे सभी एटम सेम है कि अलग अलग? सेम है, तो लोन पेयर 0 और सभी एटम सेम हो तो इसके म्यू का मान क्या आएगा? 0। और ऐसा मॉलिक्यूल भी क्या कहलाएगा? नॉन पोलर कहलाएगा। तो नॉन पोलर पहचानने के लिए आपको केंद्रीय परमाणु को पकड़ लेना है, लोन पेयर चेक कर देना है, और उस केंद्रीय परमाणु पर सभी एटम को देखना है कि वो सेम है कि अलग अलग है। नहीं, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल है तो समझ जाइए कि वैसा मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर, यानी कि अध्रुवीय होगा। ठीक है। जैसे कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, कार्बन के साथ यहाँ 4 क्लोरीन आ गया, C Cl 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 और Cl, तो यही केंद्रीय परमाणु है। लोन पेयर कएगो? 0। लोन पेयर क्या है इसके पास? 0 है। तो अगर लोन पेयर 0 हो गया इसके पास और सभी एटम भी सेम हो गए तो इसके लिए भी म्यू का मान क्या आएगा? 0। और ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। सेम एज CH2, तो फिर बीच में कौन आ गया? कार्बन। और अगल बगल कौन आ गया? सल्फर। सल्फर, एक सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के ग्रुप का है, एक सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है। कार्बन केंद्रीय परमाणु, इसके पास लोन पेयर कएगो? 0, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होता है, चारों का यूज कर गया, 1 2 3 4, तो लोन पेयर 0। तो लोन पेयर 0 और दोनों एटम भी सेम, तो म्यू का मान भी क्या आएगा? 0। और मॉलिक्यूल कैसा होगा? तो ये सब कुछ कुछ बुझा रहा है? नहीं, सब ध्यान रखना है सब। अच्छा, हम लोग का यहाँ पर एक बचा हुआ है CHCl3। तो CHCl3 का मतलब हुआ कार्बन, इस पर एक हाइड्रोजन और इस पर कितने क्लोरीन? तो कार्बन केंद्रीय परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों का यूज कर गया, तो इसके पास लोन पेयर कएगो? 0। तो ये मॉलिक्यूल पोलर की नॉन पोलर? पोलर। ये मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा, ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इस केंद्रीय परमाणु पर सभी एटम जो हैं सेम नहीं है। लोन पेयर सिर्फ 0 होने से नहीं होता है, लोन पेयर भी 0 हो और केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित सभी परमाणु समान हो, नहीं, तब म्यू का मान 0 होगा और तब मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। ध्यान रखना है। यहाँ पे कार्बन जो है इसके पास लोन पेयर तो 0 है, लेकिन क्या कार्बन पर उपस्थित सभी परमाणु समान है? नहीं है। तो सभी परमाणु अगर समान नहीं है तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर नहीं होगा, पोलर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो जो कंडीशन लिखे हैं उन कंडीशंस को ध्यान रखिए, नहीं आसानी से आप बता सकते हैं। अगला आपको आया AB प्रकार के अणु, नहीं, तो AB प्रकार के अणु यानी HCl HF HBr etc, ऐसे अणु जो होते हैं वो, ऐसे अणुओं के लिए म्यू का मान ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और ऐसे मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल हमेशा हमेशा पोलर होते हैं। दिक्कत है? यहां पर दोनों परमाणु सेम है कि अलग अलग? अलग अलग है, ध्यान रखना है। HCl ये हुआ। अब अगर HCl आप लिखते हो, नहीं,
तो आप HCl में जानते हो कि ये आपका क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, और ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो वेक्टर खींचिएगा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ खिंचाएगा। बताया था ना कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेक्टर खींचिएगा तो क्या इस वेक्टर को कैंसिल करने के लिए अपोजिट कोई वेक्टर है क्या, नहीं है। तो नहीं है, तो इस कारण से भी इसका भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। तो जो भी ए बी टाइप मॉलिक्यूल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, पोलर। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं? तो हम लोग को ये भी ध्यान रखना हो कि जो ए बी टाइप मॉलिक्यूल होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, पोलर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके वेक्टर को कैंसिल करने के लिए कोई अपोजिट वेक्टर यहाँ प्रेजेंट नहीं है। दिक्कत? तो ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पे आए। अगला पॉइंट हम लोग को यहां से लिख रहा है कि आपको कोई अणु दिया हुआ है, जैसे मान लो NH3 दिया हुआ है, नहीं, अब इस NH3 में आपका केंद्रीय परमाणु कौन है, नाइट्रोजन। तो आप नाइट्रोजन को लिखे, उससे 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाता है, बना दिया गया। नहीं, नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन याद ना चाहिए, नहीं, कम से कम 1 से लेकर 20 तक का, ज्यादा का नहीं चाहिए, 1 से लेकर 20 तक, कार्बन का तो 4, नहीं भी याद है तो सुनते सुनते याद कर लीजिए। मेरा बात समझ रहा है, जैसे वही चीज बार बार आएगा, कार्बन बार बार आएगा, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, नहीं तो एको दुको का याद रखिए, उहे आएगा, उससे भी काम चला सकते हैं, नहीं नहीं तो याद है तो बहुत अच्छा है। चलिए, तो केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से कई गो यूज कर गया, एगो, दूगो, 3 गो, 3 बॉन्ड मतलब 3 यूज कर गया, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया यानी इसके पास लोन पेयर आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर होता है, ध्यान रखना है। तो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कई गो आ गया, एगो। क्या यहाँ पे लोन पेयर 0 है, लोन पेयर 0 नहीं है। तो जब लोन पेयर 0 नहीं आए तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। दिक्कत है? चलिए, जैसे PCl3, तो अभी कुछ देर पहले बताए थे कि फास्फोरस के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, नहीं, और यहां पर 3 गो क्लोरीन है, यानी 3 गो बॉन्ड बना रहा है, बना दिए, नहीं, तो फास्फोरस के पास होता है 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से यूज किया एगो, दूगो, 3 गो, 2 गो बच गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर होता है, तो इसके पास भी, फास्फोरस के पास लोन पेयर कय गो, एगो, तो लोन पेयर 0 नहीं है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा, ध्यान रखना है। नहीं तो बढ़िया से पहचान लीजिए, क्योंकि कल एक क्लास में हम मॉलिक्यूल बोलेंगे और आपको बताना होगा कि पोलर कि नॉन पोलर, बुझा रहा है ना? नहीं, अब उस समय नहीं कि बुझाया नहीं, ठीक है, इसीलिए सब पर एग्जाम्पल पूरा पूरा कराया जा रहा है। तो कल क्लास में से बोला जाएगा कि भाई ये मॉलिक्यूल है, नहीं बताइए पोलर कि नॉन पोलर, तो वो घड़ी नहीं बुझाएगा, नहीं तो बुझिएगा। SO2 सल्फर, 2 गो ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, केंद्रीय परमाणु को पकड़ना है। सल्फर के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना है, 6 में से कितना यूज कर गया, 1 2 3 और 1 4, 2 गो बच गया, यानी कि लोन पेयर कय गो, लोन पेयर एगो, तो इसका मतलब पोलर कि नॉन पोलर, पोलर। दिक्कत है? नहीं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। H2O, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 का यूज कर गया, कय गो बच गया, 4 गो, यानी लोन पेयर कय गो, 2 गो, नहीं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर होता है, नहीं, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा, तो लोन पेयर कय गो, 2 गो, तो लोन पेयर 2 गो, लोन पेयर 0 नहीं है, इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा, पोलर। नहीं, यानी हमेशा याद रखना है कि वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। वाटर जो है, जल जो है, वो एक ध्रुवीय अणु है। कैसा अणु है, ध्रुवीय अणु है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पे आइए, यहां ध्यान दीजिए, टाइम हो गया, टाइम से मतलब नहीं है, ये खत्म करना है, तो लास्ट पेज है, ये है, यहां देखिए,
जैसे जैसे अणुओं की संमितता बढ़ती जाती है उनके म्यू का मान घटता जाता है। बस में रहे। संमितता का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, ध्यान से बात सुनिए। संमितता, जैसे कोई भी अणु दिया हुआ है और उस अणु के केंद्रीय परमाणु पर अगर चारों एटम सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं सममित अणु। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई अणु दिया हुआ है, उस अणु पर सभी परमाणु क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, तो हम लोग बोलते हैं कि यह अणु सममित है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नहीं, चलो तो इसमें अगर कोई बोले कि सममित खोजो, ये सममित है, ध्यान रखना है। और जो अणु सममित होता है उसके डाइपोल मोमेंट का मान सबसे कम होता है। यानी जैसे जैसे अणु की सममितता बढ़ते जाती है डाइपोल मोमेंट का मान घटता जाता है। नहीं तो सममितता चेक करते हैं विद्युत नात्मक परमाणु के आधार पर। तो यहाँ देखो, यहाँ कार्बन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन कयगो है, एगो। यहाँ कयगो आ गया, यहाँ कयगो, यहाँ कयगो। यानी कि अगर हम लोग बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं तो सममितता का मान बढ़ रहा है घट रहा है? सममितता का मान बढ़ रहा है। अब अगर सममितता का मान बढ़ रहा है तो बाएं से दाएं जाने पर म्यू का मान बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। म्यू का मान घटेगा। बस में आया? यानी इसमें सबसे कम म्यू किसका होगा? CCl4 का। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3-4 बार पूछ चुका है ये सेम क्वेश्चन। बस में है ना? नहीं, ये चारों दे दिए रहते हैं, बोलता है किनका म्यू का मान 0 है, तो CCl4 का। नहीं हम लोग निकाले थे, कार्बन पे 4 क्लोरीन है, केंद्रीय परमाणु कार्बन है, कार्बन के पास लोन पेयर 0 और चारों एटम सेम, इसलिए क्या है नॉन पोलर, इसके म्यू का मान क्या आएगा? 0 आएगा। दिक्कत है? तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलो यहाँ आ जाओ। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? पोलर होते हैं। आयनिक कंपाउंड में लोन पेयर ओन पेयर नहीं चेक करना है, आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं। बस में आ रहा है? आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? पोलर होते हैं। अब बहुत गधा है इसमें जिसको आयनिक कंपाउंड नहीं पता है। नहीं, ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पीरियोडिक टेबल सटा हुआ है, नहीं देखो यहाँ पर ये 1 दिखाई दे रहा है, तो इसमें सोडियम पोटासियम, ज्यादा नहीं याद रखना है। क्या रखना है? सोडियम पोटासियम। इधर देखो मैग्नीशियम कैल्शियम, 4 गो बस। क्या याद रखना है? सोडियम पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम। ये जहां दिखाई दे समझ जाओ कि आयनिक कंपाउंड है। ऐसे और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेनली याद रखो कि यही 4 गो यूज में आएगा ज्यादा। नहीं, सोडियम पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम कहीं दिखाई दे तो समझ जाओ क्या है? आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड क्या होता है? पोलर होता है। उसमें लोन पेयर चेक करना है? नहीं, कुछ नहीं चेक करना है, वो सीधे पोलर होता है। इतना में दिक्कत? तो ये सब पॉइंट आप ढंग से पढ़ के आइएगा, याद करके आइएगा। ठीक है, छोड़ रहे हैं सर, जाइए आओ।